नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं और सबसे युवा राज्यसभा सदस्य हैं और अरविंद केजरीवाल के बड़े करीबी हैं, बड़े विश्वास पात्र हैं। ये आपको मालूम होगा। उनको पहले उन्होंने विधानसभा का सदस्य बनवाया, फिर दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बनवाया। उसके बाद पंजाब में चुनाव हो गए और पार्टी जीत गई तो पंजाब से राज्यसभा का सदस्य बना दिया। उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया, अभी फैसला नहीं आया, मामले की सुनवाई अभी चल रही है और दीपावली के बाद अगली तारीख लगी है, सुनवाई होगी। लेकिन जो निर्देश आया है वो बड़ा विचित्र है। वैसे तो अपना सुप्रीम कोर्ट जो है समय समय पर ऐसे विचित्र काम करता रहता है। सुप्रीम कोर्ट को ख़ास तौर से इन दिनों लगने लगा है कि उसको सब कुछ करने का अधिकार है, उसको सरकार चलाने का भी अधिकार है, सरकार कैसे चलनी चाहिए ये सरकार को बताने का भी अधिकार है, संसद कैसे चलनी चाहिए ये भी अधिकार है, और संसद में कौन सी बात संसद की अवमानना है और कौन सी बात प्रिविलेज का मामला है ये भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है। तो मामला क्या है राघव चड्ढा का, पहले संक्षेप में आपको वो बता दें। संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार एक विधेयक लेकर आई दिल्ली के सेवाओं से संबंधित। आपको मालूम है कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। उस जजमेंट को बदलने के लिए, मतलब उसके प्रभाव को बदलने के लिए केंद्र सरकार एक विधेयक लेकर आई। आम आदमी पार्टी उससे बहुत आग बबूला थी। आम आदमी पार्टी हर संभव कोशिश कर रही थी कि वो पास न होने पाए। उसने कांग्रेस पर दबाव डाला उस समर्थन का, और मजबूरी में कांग्रेस जो है झुक गई और उसने समर्थन का फैसला किया, हालांकि उसकी राज्य इकाई उसके खिलाफ थी। इसके बावजूद कांग्रेस आलाकमान ने तय किया कि वो इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के साथ संसद में वोट करेंगे और उनका समर्थन करेंगे। खैर, उससे मामला रुकने वाला था नहीं, ये कांग्रेस पार्टी को भी मालूम था, आम आदमी पार्टी को भी मालूम था। लोकसभा में बहुमत की कोई समस्या थी नहीं, राज्यसभा में भी बीजेडी और वाईआरसीपी के समर्थन के बाद कोई संकट नहीं था, विधेयक पास होना था। तो उन्होंने एक प्लान बी बनाया कि अब ये पास होने से तो इसको रोक नहीं सकते, अभी इसको क्या टाल सकते हैं। तो संसदीय व्यवस्था में टालने का किसी भी विधेयक को जो कानून का रूप लेने जा रहा हो उसका एक ही तरीका होता है कि उसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए, प्रवर समिति कहलाती है, उसको भेज दिया जाए। कमेटी बनेगी, उस पर विचार करेगी, वो अपनी रिकमेंडेशन देगी, फिर उस रिकमेंडेशन पर जो है सदन विचार करेगा। उसके बाद फिर नए सिरे से विधेयक बनेगा, संसद में पेश होगा, तब फिर वोटिंग की नौबत और पास होने की नौबत आएगी। तो इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है। अक्सर जो है समिति अपनी रिपोर्ट देने में समय लगाती है। ये प्लान बी था उनका। तो इसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए जो कमेटी बनती है उसमें सभी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रोपोर्शनल, यानी जिस पार्टी की जितनी संख्या है सदन में उसके अनुपात में। तो अब ये जुटाना जो है आम आदमी पार्टी के लिए तो बड़ा मुश्किल था। तो फर्जीवाड़े का सहारा लिया। क्या किया राघव चड्ढा ने कि कमेटी के सदस्यों का नाम बनाया और दे दिया चेयरमैन को, और उसमें बीजेडी और बीजेपी के सदस्यों का भी नाम डाल दिया। अब इसमें व्यवस्था ये है कि इसमें जिन सदस्यों का नाम है उनको फिजिकली साइन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उनकी कंसेंट ज़रूरी होती है। बिना कंसेंट के अगर आप उनका नाम दे रहे हैं तो इसको जो है फर्जीवाड़ा माना जाएगा, इसको अपराध माना जाएगा। और यही किया राघव चड्ढा ने। तो इस पर सबसे पहला ऐतराज़ किया बीजेडी के सांसद ने। उन्होंने कहा कि मुझसे न बात हुई, न मेरी कंसेंट ली गई, मेरा नाम कैसे दे दिया। फिर बीजेपी के सदस्यों ने ऐतराज़ किया, इस पर हंगामा हो गया। फिर उनके खिलाफ मामला उठा, राघव चड्ढा के खिलाफ, और उनके खिलाफ एक प्रस्ताव पास हुआ सदन से कि इनकी सदस्यता को निलंबित कर दिया जाए और मामला प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया जाए, और प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने तक ये निलंबित रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अनिश्चित काल के लिए निलंबित हो गए। अब ये सदन का प्रस्ताव है, प्रिविलेज कमेटी को मामला चला गया। लेटेस्ट जो प्रोग्रेस है बता दें, शुक्रवार को प्रिविलेज कमेटी की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में जो है इस मामले पर आगे विचार किया गया और राघव चड्ढा से कहा गया कि 7 नवंबर तक वो अपना पक्ष लिखित रूप में कमेटी के सामने पेश करें। तो ये तो सदन का मामला हुआ। राघव चड्ढा इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट का इससे कोई लेना देना, ये हाउस के अंदर की हाउस की प्रोसीडिंग्स का मामला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहाँ मानता है कि उसको इसका अधिकार नहीं है, संसदीय मामलों में या संसदीय कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का उसको अधिकार नहीं है, ये कहाँ मानता है।
और मैं ऐसे मामलों में बार बार उदाहरण देता हूं सोमनाथ चटर्जी का। जब पैसे के बदले सवाल वाला मामला आया था, 11 सांसद जब उसमें लिप्त पाए गए थे, तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था, जिसको रिसीव करने से भी मना कर दिया था। सोमनाथ चटर्जी ने कहा यह हाउस का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई बात नहीं सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट इससे बाहर रहे। उन्होंने बिना सुप्रीम कोर्ट की बात सुने हुए फैसला दिया, उन सभी सदस्यों की सदस्यता खत्म कर दी। अब निर्भर करता है सभापति जगदीप धनखड़ पर कि वो क्या स्टैंड लेते हैं। लेकिन पहले कोर्ट में क्या हुआ वो बता दें। कोर्ट में राघव चड्ढा गए कि मेरा निलंबन जो है वो असंवैधानिक है, गलत है और मेरे साथ अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस अंदाज में सुनवाई शुरू की जैसे 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर कोई योद्धा तलवार भांजता हुआ है, उस अंदाज में कि भाई ये तो जो है बड़ा अन्याय हो रहा है। इस तरह से तो आप तो विपक्ष की आवाज़ दबा देंगे। कल आप जो है पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दीजिए, निलंबित कर दीजिए अनिश्चित काल के लिए, तो फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। अब आप देखिए कैसे तिल का ताड़ बनाया जाता है, ये इसका उदाहरण है। एक सदस्य का मामला है, उसके नियमों के उल्लंघन का मामला है और उस नियमों के उल्लंघन में भी अभी कोई अंतिम सज़ा नहीं दी गई है। अभी प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा कि उनकी सदस्यता जाएगी या नहीं, या उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट को इतना भी धैर्य नहीं था कि प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार करते, सदन अपना आखिरी फैसला लेता उसका इंतज़ार करते। उन्होंने कहा एक सदस्य को इतने दिन बाहर रखने का मतलब है कि उसके इलाके के जो लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। ये मुद्दा कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट उठा चुका है अलग अलग मामलों में। अब राघव चड्ढा आरोपी हैं, तो आरोपी को तो भाई अगर आरोप सही हो जाए तो सज़ा मिलेगी, अगर आरोप सही नहीं हुआ तो बरी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास जो मामला गया है वो कानूनी मामला गया, ये किसी गांव की पंचायत का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उसी तरह से व्यवहार कर रहा। उसने कहा हम एक बीच का रास्ता निकालते हैं। बीच का रास्ता क्या निकाला? उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा बहुत यंग हैं और सबसे यंगेस्ट जो है राज्यसभा सदस्य हैं, इसका उनके अपराध से क्या लेना देना। क्या यंग आदमी या युवा आदमी अगर अपराध करे तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा, या उसके अपराध की गंभीरता कम हो जाएगी, या उसकी सज़ा कम हो जानी चाहिए? ये किस तरह का तर्क है कि सबसे युवा सांसद हैं? युवा सांसद हैं तो उनकी से जिम्मेदारी और उनसे अच्छे व्यवहार की ज़्यादा अपेक्षा की जाती है। उन्होंने संसद का जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक उन्होंने सदन की गरिमा गिराई और ये विशेषाधिकार हनन का मामला है, इसलिए प्रिविलेज कमेटी को मामला गया। अब प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही सदन में कोई अंतिम फैसला होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार नहीं करना चाहता, वो अपना फैसला देना चाहता है। हालांकि फैसला नहीं दिया, अभी केवल एक सुझाव या कहे निर्देश, जो भी कहना चाहें, दिया है कि राघव चड्ढा, उनके वकील से कहा कि राघव चड्ढा से कहिए, अपने क्लाइंट से कहिए कि वो सभापति से समय लें और सभापति से समय लेकर उनसे अनकंडीशनल अपॉलॉजी, बिना शर्त माफ़ी मांग लें। और हमें उम्मीद है कि जो है सभापति उनकी इस माफ़ी पर सहानुभूतिपूर्वक और वस्तुनिष्ठ तरीके से, यानी ऑब्जेक्टिवली जो है वो विचार करेंगे। यानी थोड़ा सा सभापति के चेयरमैन का ईगो मसाज किया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं और बहुत समझदार व्यक्ति हैं, और वो जो है सहानुभूतिपूर्वक इस मुद्दे पर विचार करेंगे। क्यों करेंगे? सवाल सिर्फ इतना है कि राघव चड्ढा ने नियमों का उल्लंघन किया या नहीं किया। गलती की माफ़ी होती है, अपराध की सज़ा होती है। तो राघव चड्ढा ने गलती नहीं की है, पढ़े लिखे आदमी हैं, बाहर से पढ़कर आए हैं, उनको मालूम है, उनको नियम मालूम है, उनको पता है कि, और उसके अलावा जिन पार्टियों के सदस्यों का नाम उन्होंने इस कमेटी के लिए सुझाया, उन पार्टियों ने पहले से स्टैंड लिया हुआ, उनका स्टैंड क्लियर है कि वो किस तरफ है। इसके बावजूद उन्होंने उनका नाम लिखा, तो ये जानबूझकर किया गया अपराध है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस तरह से कैसे तय करेगा? गांव की पंचायत है कि दो लोगों में झगड़ा हो गया था, चलो भाई दोनों गले मिलो और माफ़ करो, एक दूसरे से हाथ मिला लो और इस मुद्दे को ख़त्म करो।
सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि कानूनी दृष्टि से जो फैसला लिया गया है राज्यसभा द्वारा वो सही है या गलत है। पहला सवाल तो यही है। सॉलिसिटर जनरल ने पहले ही दिन कहा कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये संसद का मामला है, इसमें सभापति को तय करना है और सदन को तय करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट माना नहीं, उसने सुनवाई की। अब सवाल ये है कि उनको जब सुनवाई शुरू कर दी तब समझ में आया कि इसमें जो है हाथ डालना मुश्किल होगा, तो उन्होंने कहा हम कोई निर्देश तो नहीं दे सकते, हम कोई जो है फैसला नहीं सुना सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि राघव चड्ढा माफ़ी मांग लें और मामला ख़त्म हो जाए। और फिर इस पर भी आश्चर्य जताया कि क्या ये मामला विशेषाधिकार हनन का है या सदन की गरिमा गिराने का है। अगर ये मामला सदन की गरिमा गिराने और विशेषाधिकार हनन का नहीं है तो फिर कौन सा होगा, और ये कौन तय करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा या सभापति तय करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे अगर लोकसभा का मामला हो। ये उनका विशेषाधिकार है। उनके अधिकार क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट दखल देने की कोशिश क्यों कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट एक आरोपी के प्रति इस तरह की सहानुभूति क्यों दिखा रहा है? क्या वो सभी आरोपियों के प्रति ऐसी सहानुभूति दिखाएगा? क्या देश भर में जितने मामले चल रहे हैं, जितने आरोपी हैं, अगर वो सब यंग हैं तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास जाएं कि देखिए हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं, हमें भी माफ़ी दिला दीजिए। मतलब ये किस तरह का तर्क है, किस तरह का जुरिस्प्रूडेंस है, कैसी न्याय व्यवस्था है, कैसी न्याय प्रणाली है, जहाँ कानून की बात ही नहीं हो रही है, संविधान की बात ही नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है वो ये कहता है कि जो भी फैसला हुआ है वो कानून सम्मत, संविधान सम्मत है या नहीं, ये बताना, संविधान की व्याख्या करना उसका विशेषाधिकार है। ये काम और कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट सब कुछ कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि राज्यसभा के चेयरमैन को क्या करना चाहिए, यानी राज्यसभा के चेयरमैन क्या फैसला करें, ये सुप्रीम कोर्ट बताने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से ये जनतांत्रिक व्यवस्था कैसे चलेगी? भारतीय जनतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों के अधिकार क्षेत्र जो है पूरी तरह से परिभाषित है। एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या कल को राज्यसभा के सभापति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कह सकते हैं कि फला मामले में आप सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए और इनको माफ़ी मांगने पर इनको माफ़ कर दीजिए? ये सभापति का अधिकार नहीं है, लेकिन ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी अधिकार नहीं है। वो ये तो कह सकते हैं कि सभापति जो है नियमों के अनुसार इस पर विचार करे। वो ये कह सकते हैं कि सभापति से अनुरोध कर सकते हैं कि जो नियम हैं वो शायद सख्त हैं, उनको इन पर बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह के सुझाव तो दे सकते हैं। लेकिन ये जो बात कही है कि वो फैसला जो है कर रहे सभापति का जो काम है, जो फैसला राज्यसभा के सभापति को करना है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करने की कोशिश कर रहे हैं। करोड़ों मुकदमे अदालतों में पेंडिंग हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट को सोचने की फुर्सत नहीं है, उसके बारे में फैसला करने की फुर्सत नहीं है। लेकिन जो आरोपी है उसके प्रति सहानुभूति दिखाने का पर्याप्त समय है। जो काम संसद का है उसके बारे में दखल देने का पर्याप्त समय है। यही ऐसी घटनाएं हैं जिनसे देश की सर्वोच्च अदालत के प्रति सम्मान, उसकी साख घटती है, उसकी विश्वसनीयता कम होती है कि आपसे जो अपेक्षा है वो करने की बजाय आप बाकी सब कुछ कर रहे हैं। आप दूसरों के अधिकार क्षेत्र में ज़बरदस्ती जो है वो दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ इस पर क्या स्टैंड लेते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के आगे झुक जाते हैं या उनको संविधान से जो अधिकार मिले हैं उनके अनुसार वो फैसला करते हैं। उनको जो संविधान से अधिकार मिला है उसको कोई कम नहीं कर सकता, उसमें कोई कटौती नहीं कर सकता। वो उनको अपना फैसला संविधान के मुताबिक और संसद की गरिमा के अनुरूप लेना चाहिए। लेंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में मुझे लगता है बात स्पष्ट होगी। इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में दीपावली की छुट्टियों के बाद होगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट नया क्या सुझाव देता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।